सबसे हाल की कॉर्पोरेट शेयर होल्डिंग्स फाइलिंग्स के अनुसार राकेश झुंझुनवाला एंड एसोसिएट्स टाइटन कंपनी लिमिटेड में लगभग 5.1% की मालिक थी। ये माइनॉरिटी स्टेक 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बराबर है, जो झुंझुनवाला की पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के पोर्टफोलियो का 1/3 है, यानी कि 33% के आसपास। अब राकेश झुंझुनवाला टाइटन लव स्टोरी अपने 20वें साल में पहुंच चुकी है और अब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कंपनी में क्या देखा। देखिए उनका क्या कहना है। And I think that Titan itself is surprised by the kind of opportunity they are seeing, right? And I thought Titan is well entrenched. Nobody could come in the watch business. They are a very good marketing company. I thought branding business in jewelry will eventually succeed. And Ramesh, remember one thing, my investment strategy is an entry value, a constant review, and a perceived exit value, which changes with every review, right? So it's not that I knew when I invested in Titan, when I invested in Titan at 30 to 30 rupees, started investing, I thought I get a price of 200, 250 in 5 years. Of course, now about 8 years have passed. I never thought the shares will be in 4 figures. But once I interacted, I invested. In 6 months, I had an opinion that this stock will go to 4 figures. And I bought up to 150, 160. अब इंटरव्यू 2009 में लिया गया था और जबकि उन्होंने टाइटन के बारे में कुछ बहुत अच्छी बातें कही, जिस फ्रेज ने वास्तव में हमारा ध्यान खींचा वो था कंपनी के लिए उनके द्वारा पे किया गया एंट्री प्राइस, जो 30 रुपए के मार्क के आसपास था। इसलिए इस वीडियो के लिए हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मिस्टर राकेश झुंझुनवाला ने किस प्रकार का कैलकुलेशन किया होगा या नहीं किया होगा जब उन्होंने इस स्टॉक में पहली बार इन्वेस्ट किया होगा। यह वीडियो हमारा एनालिसिस है और इसके जरिए हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के बेसिक फिल्टर्स में से एक को सामने लाने की उम्मीद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए साल 2001 और 2002 बहुत आसान नहीं था। उस समय मार्केट की स्थिति डिप्रेस थी, कंपटीशन बढ़ रहा था और रॉ मटेरियल्स खासकर गोल्ड की कीमत काफी बढ़ गई थी। इंटरनली मैनेजमेंट और एम्प्लॉय यूनियन के बीच टकराव चल रहा था, जिसकी वजह से उनकी होसूर फैक्ट्री में लॉकआउट हो गया था, जिससे कंपनीज के रेवेन्यू और प्रॉफिट में और गिरावट आ गई थी। नंबरों में फाइनेंशियल ईयर 2002 और 2003 में पोस्ट किए गए रिजल्ट्स एक दशक में सबसे खराब थे। इन 2 वर्षों में आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स में 44% और 53% की गिरावट आई थी। प्रति शेयर अर्निंग्स में 60% की कमी आई थी और इन कारणों की वजह से मैनेजमेंट को डिविडेंड पे आउट में बड़ी कटौती करनी पड़ी थी। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी के इतिहास में पहले कभी ना देखे गए स्तरों तक गिर गए थे और टाइटन के शेयर प्राइस सितंबर 2001 में 29 रुपए के 8 वर्षों के निचले स्तर पर चले गए थे। 2001-2002 का पीरियड टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को नर्वस करने वाला समय था, लेकिन मिस्टर झुंझुनवाला के लिए ऐसा नहीं था, जिन्होंने लगभग उसी समय कंपनी में शेयर्स की खरीद करना शुरू किया था जब कीमत लगभग 30-35 रुपए थी। इन एसेंस उन्होंने कंपनी में कुछ ऐसा देखा जो उन्हें पसंद आया, या जैसा कि मैडम क्यूरी ने एक बार बहुत खूबसूरती से कहा था कि जीवन में किसी भी चीज से डरना नहीं है, उसे केवल समझना है। तो टाइटन के बारे में ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं जिसे मिस्टर झुंझुनवाला ने पसंद किया होगा? एक बात तो यह हो सकती है कि टाइटन का ज्वेलरी बिजनेस 30% की एनुअलाइज ग्रोथ रेट के साथ काफी प्रॉमिसिंग दिख रहा था। यह प्रॉफिटेबल भी था। तनिष्क 52 स्टोर्स तक फैल चुका था। कंपनी इनोवेटिव स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर रही थी और इस बात के एनफ एविडेंस थे कि ज्वेलरी अगले कई सालों तक बिजनेस का मेन स्टे बनने जा रहा था। एक दूसरा एरिया जहां मैनेजमेंट बहुत अधिक कोशिश कर रहा था वो था कॉस्ट में कमी करना तथा ऑपरेशंस की स्ट्रीमलाइनिंग। वास्तव में इस 2001-2002 के पीरियड में कंपनी ने कई प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया, जैसे कि 600 एम्प्लॉयज के लिए VRS लागू करना, टाइटन के यूरोपियन ऑपरेशन की रीस्ट्रक्चरिंग, वर्किंग कैपिटल रिड्यूस करने वाले प्रोजेक्ट्स और कई तरह की कॉस्ट सेविंग्स की पहल, जिनका कंपनी के बॉटम लाइन पर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ने वाला था। कुल मिलाकर इस समय के दौरान टाइटन इंडस्ट्रीज एक इन्फ्लेक्शन पोजीशन पर दिखा और ग्रोथ रनवेज की पहचान
एफिशिएंसी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स तथा बढ़ते कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के साथ टाइटन इंडस्ट्रीज ग्रोथ के अगले स्टेज के लिए तैयार लग रहा था। लेकिन हमारे लिए रियल सवाल यह है कि क्या ये इंडिकेटर्स तथा ग्रोथ प्रॉमिस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए काफी थे, या टाइटन के वैल्यूएशन में कुछ और था जिसने इन्वेस्ट करने के लिए उनके फैसले को थोड़ा आसान बना दिया। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की जांच करेंगे, जिसके लिए हम टाइटन इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल ईयर 2002-2003 एनुअल रिपोर्ट का यूज करेंगे। तो हमने पहले एस्टैब्लिश किया था कि टाइटन इंडस्ट्रीज के नेट प्रॉफिट, डिविडेंड और प्रति शेयर उनकी अर्निंग्स में फाइनेंशियल ईयर 2002 में और फिर फाइनेंशियल ईयर 2003 में तेज गिरावट आई थी। प्रॉफिटेबिलिटी में 40-50% के रेंज में गिरावट को सहना कभी भी आसान नहीं होता। तो हम टाइटन की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अच्छी तरह जांच करते हैं और समझते हैं कि झुंझुनवाला ने इसमें क्या देखा होगा। अब यहां नोटिस करें कि ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक ठाक है। ग्रॉस प्रॉफिट 89 और 87 करोड़ के बीच है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 से 18 करोड़ के आसपास है। मतलब यह है कि टाइटन का ऑपरेटिंग बिजनेस उससे अधिक स्टेबल है, जो शायद नेट प्रॉफिट नंबर शो कर रहा है। वास्तव में यह जरूर नोटिस करें कि फाइनेंशियल ईयर 2003 में नेट प्रॉफिट में गिरावट सबसे बड़ी भूमिका उस 10 करोड़ के प्रोविजन की थी जिसे कंपनी ने अपने यूरोपियन ऑपरेशंस की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए रखा था। इसलिए अगर हम वन ऑफ गेन्स को, वन ऑफ लॉसेस को तथा प्रोविजन को इग्नोर करें तो कंपनी अभी भी एक स्टेडी शिप है, और राकेश झुंझुनवाला जैसे इन्वेस्टर ने निश्चित रूप से इसे नोटिस किया होगा। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अतिरिक्त हमें लगता है कि एक दूसरा एरिया है जो एक्सप्लोर करने के लायक है। वास्तव में अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इस वीडियो का मेन फोकस है, और जिस कॉन्सेप्ट को मैं सामने रखना चाहता हूं उसे नेट करंट एसेट वैल्यू कहा जाता है। नेट करंट एसेट वैल्यू या NCAV 1930 के दशक में बेंजामिन ग्राहम द्वारा डेवलप किया गया था, और इसे एक स्टैंडर्ड बैलेंस शीट से 4 आइटम का यूज करते हुए कंप्यूट किया जाता है, जो है कंपनी के नेट करंट एसेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कंपनी का नॉन करंट डेट या लॉन्ग टर्म डेट, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स की संख्या। आइए नेट करंट एसेट के साथ शुरू करें, और अगर यह फ्रेज आपके लिए नया है तो इसका मतलब है किसी कंपनी के करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का अंतर। करंट एसेट ऐसा कोई भी आइटम है जो कोई कंपनी होल्ड करती है, जिसे आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो भी 12 महीने के पीरियड के अंदर। इसमें रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, सप्लायर को आपके द्वारा दिया गया कोई भी लोन, फर्नीचर, वर्क टूल्स और बेशक कैश और बैंक बैलेंस जो कंपनी के पास अवेलेबल है शामिल होगी। इसी प्रकार करंट लायबिलिटी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो आमतौर पर कुछ महीनों के भीतर या एक सामान्य ऑपरेटिंग साइकिल के भीतर होती हैं। जिन आइटम को करंट लायबिलिटीज के रूप में लेबल किया जाएगा उनमें कंपनी के शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, प्रोविजन तथा डिविडेंड के भुगतान के लिए अलग रखा गया धन आदि शामिल होंगे। इसलिए टाइटन इंडस्ट्रीज के मामले में 31 मार्च 2003 को नेट करंट एसेट 396 करोड़ रुपए था। अब इस नंबर को देखने का एक तरीका यह है कि अगर टाइटन को किसी भी कारण से 31 मार्च 2003 को बंद कर दिया गया होता तो कंपनी फिर भी जल्दी से अपने करंट एसेट को बेचने तथा अपनी करंट लायबिलिटीज को चुकाने के बाद एक साथ 396 करोड़ की राशि जुटा सकने में सक्षम थी। बेशक यहां कुछ ऐसे अजम्पशंस हैं कि सभी डेटर्स भुगतान करेंगे और कंपनी को उनकी इन्वेंट्री के लिए मार्केट प्राइस मिलेगा, लेकिन फिर भी आइए फिलहाल हम इस 396 करोड़ रुपए पर टिके रहें। अब कंपनी ने 4.22 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए थे, जिसका मतलब है प्रति शेयर के आधार पर यह संख्या 94 रुपए आती है, जो बहुत दिलचस्प है क्योंकि उस समय टाइटन के एक शेयर की कीमत केवल 50 रुपए थी। इफेक्टिवली इसका अर्थ है कि टाइटन के नेट करंट एसेट का लिक्विडेशन वैल्यू टाइटन के मार्केट कैपिटलाइजेशन का लगभग दुगना था। इन एसेंस टाइटन इंडस्ट्रीज एक वैल्यू स्टॉक की तरह ज्यादा दिख रही थी, जिसका न केवल एक ग्रोइंग, प्रॉफिटेबल, डिविडेंड पेइंग बिजनेस था, बल्कि इसने एक वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से इन्वेस्टर्स को सेफ्टी की एक रीजनेबल मार्जिन भी दी थी। अब इस प्रकार का सिनेरियो मिस्टर झुंझुनवाला जैसे इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा
आरामदायक हो सकता है, लेकिन बेंजामिन ग्राहम का NCAV फ्रेमवर्क इससे थोड़ा अलग था। आप देखें, बेन ग्राहम चाहते थे कि लिक्विडेशन वैल्यू न केवल करंट लायबिलिटी को रिफ्लेक्ट करे, बल्कि उन सभी प्रकार के डेट्स को भी रिफ्लेक्ट करे जिसमें कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रिफर्ड स्टॉक भी शामिल हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि टाइटन के मामले में नेट करंट एसेट के अतिरिक्त हमें कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को शामिल करने की जरूरत है, जो 467 करोड़ तथा 40 करोड़ था। जब हम उन नंबर्स को प्लग इन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा प्रति शेयर NCAV एक अट्रैक्टिव 94 रुपए, जिसे हमने पहले कैलकुलेट किया था, की तुलना में गिरकर नेगेटिव 26 रुपए प्रति शेयर हो जाती है। आप देखें कि NCAV का बेंजामिन ग्राहम का वर्जन बहुत ही कंजर्वेटिव है, जो पूरी तरह कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इस फ्रेमवर्क का यूज करना स्टॉक पिकिंग को बहुत कठिन बना देता है। 1930 और 1940 के दशक में ऐसी कंपनीज को ढूंढना बहुत आसान था जहां नेट करंट एसेट, मार्केट कैप और डेट की तुलना काफी अधिक थी, लेकिन इस मेट्रिक का यूज करने के जरिए कंपनीज की खोज करना अब बहुत मुश्किल हो गया है। हमने जब एक स्टैंडर्ड स्क्रीनर लिया और भारत में सभी लिस्टेड कंपनीज जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपए से अधिक है, उन पर NCAV फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हमने पाया कि केवल 2 कंपनीज ऐसी थीं जो इस मापदंड को पूरा करती थीं। लेकिन वापस टाइटन पर आते हैं और देखते हैं कि अगर हमने अभी जो कुछ सीखा है, क्या हम उनमें से कुछ एलिमेंट्स को बदल सकते हैं और अब भी इसका कुछ अर्थ निकाल सकते हैं। आइए एक बेसिक प्रेमाइस के साथ शुरू करें और मान लें कि आप पूरी कंपनी खरीदना चाहते हैं, इसका पूरा 100%। इसका अर्थ हुआ कि आपको न केवल कंपनी के सभी इक्विटी शेयर्स के लिए पे करना पड़ेगा, बल्कि कंपनी के बही खातों में मौजूद पूरे कर्ज को भी खत्म करना होगा। अब इसके साथ हमारे पास एक डिनोमिनेटर है। अब न्यूमरेटर के लिए हम NCAV फॉर्मूला के शेष 2 एलिमेंट्स अर्थात नेट करंट एसेट और प्रेफर्ड स्टॉक का यूज करेंगे, जो उसे रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी लिक्विडेशन की स्थिति में जल्दी से क्या अक्यूमुलेट कर सकती है। टाइटन के मामले में यह रेशियो 53% आता है, जो किसी वैल्यू इन्वेस्टर के लिए स्टॉक के अट्रैक्शन के लिहाज से बेहद हेल्दी नंबर है। और ऐसा इसलिए है कि 53% का यह नंबर कंपनी के वैल्यूएशन के उस हिस्से को रिप्रेजेंट करती है जो पूरी तरह बेहद लिक्विड एसेट पर बेस्ड है जो कंपनी के पास है। इसका मतलब है कंपनी के वैल्यूएशन में कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, उसके प्रॉफिट, कंपनी के द्वारा रखे गए एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो आदि जैसे दूसरे महत्वपूर्ण फैक्टर शामिल होने बाकी हैं। वास्तव में आपको इसका आइडिया देने के लिए कि ये 53% कितना बड़ा है, हमारे रिसर्चर्स ने इसी रेशियो को 1000 से अधिक कंपनीज पर लागू किया जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से अधिक था, और जो सामने आया वो सिर्फ 10 कंपनीज थी जहां ये रेशियो 53% से ज्यादा था। और हमने जब इस रेशियो को 2021 के नंबर्स का यूज करते हुए टाइटन इंडस्ट्रीज पर लागू किया तो ये रेशियो केवल 2% आया, बल्कि सही पूछे तो 2.4%। तो इन सबका मिलाकर हमने इस वीडियो में 2 मैथमेटिकल मेथड्स पर चर्चा की है। पहला NCAV प्रति शेयर अप्रोच था, जहां हमने आइसोलेशन में नेट करंट एसेट को देखा तथा बेंजामिन ग्राहम के वर्जन पर भी गौर किया। और दूसरा मेथड जो हमने देखा वो एक मॉडिफाइड रेशियो था, जो बताता है कि कंपनी के वैल्यूएशन के कितने हिस्से को पर्याप्त लिक्विड एसेट द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है जो कंपनी के पास है। अब ये नोट करना महत्वपूर्ण है कि कोई भी अप्रोच एकल तरीके से नहीं देखा जा सकता, और NCAV जैसे मेथड कई सिग्नल्स की तरह माना जाना चाहिए जो डिटरमिन करते हैं कि आपको स्टॉक में एंटर करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए। तो 2001-2002 में टाइटन के लिए राकेश झुनझुनवाला की इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या रही होगी? पॉजिटिव तरीके से मिस्टर झुनझुनवाला ने एक कंपनी देखी होगी जिसके शेयर प्राइस डिप्रेस्ड है और जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर उपलब्ध है। एक कंपनी जिसके रेवेन्यू पिछले 15 साल से बढ़ रहे हैं, दशकों से प्रॉफिटेबल रही है, एक स्थापित ब्रांड नेम है और पिछले 2 वर्षों को छोड़कर इक्विटी पर हाई रिटर्न देती रही है। नेगेटिव तरीके से किसी भी इन्वेस्टर को उन चीजों को भी ध्यान में रखना होगा, जैसे 2 वर्षों का पुअर रिटर्न, फैक्ट्री लॉकडाउन जो भविष्य के प्रॉफिट को खतरे में डाल सकती है, केवल 3 से 4% का कम प्रॉफिट मार्जिन, कम रिटर्न, लो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और बेशक इसकी बुक्स में कर्ज का हाई लेवल।
इन दोनों नफा नुकसान के पक्षों के अतिरिक्त टाइटन कंपनी की हमारी खोज यात्रा ने हमें कुछ सार्थक सबक भी दिए जिनका हम लाभ उठा सकते हैं। पहला सबक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विभिन्न कंपोनेंट्स को समझने का महत्व होगा, और इस कॉन्टेक्स्ट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जांच की, जिसमें नेट प्रॉफिट में ड्रामेटिक गिरावट दिखाई दे रही थी। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्थिर थे। दूसरा सबक जो हम इस वीडियो से ले सकते हैं वो बाहरी कारणों से स्टॉक प्राइस की सेंसिटिविटी है, जो वास्तव में लंबे समय नहीं चल सकती है। उदाहरण के लिए हमने होसूर में फैक्ट्री लॉकडाउन की चर्चा की। अब ये लॉकडाउन फरवरी 2003 में हुआ और जनवरी 2003 तथा मार्च 2003 के बीच टाइटन के स्टॉक प्राइस में 22% की गिरावट आई, जो किसी जागरूक इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता था, क्योंकि चाहे जो कहा और किया जाए, लॉकडाउन ज्यादा समय तक नहीं चलते और इवेंचुअली यूनियन और मैनेजमेंट ने आपस में बातचीत की और इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर दिया। और तीसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण सबक जो हमने सीखा वो था वैल्यूएशन टूल के रूप में NCAV या नेट करंट एसेट वैल्यू का इस्तेमाल। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपने इस प्रोसेस में कुछ नया सीखा होगा। आपने जो देखा, अगर वो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा कनेक्शंस के साथ शेयर करना न भूलें। ईटी मनी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, उस लाइक बटन पर टैप करें और मैं अगले सप्ताह एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.